हेलो दोस्तों। हर साल बजट आता है। बजट से आम आदमी को कुछ उम्मीदें होती हैं और वो बजट की स्पीच इसलिए सुनता है ताकि बजट में गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव किया हो जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। इस साल बजट में इनकम टैक्स की स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जिससे आम आदमी थोड़ा सा बजट से डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ है। तो आज हम चर्चा करते हैं बजट की डिटेल से कि बजट कब से स्टार्ट हुआ, कैसे बना, कैसे टाइम टू टाइम बजट में चेंजेस आए। आपके सारे जीके के क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कॉटिश एक मैन थे, जेम्स विल्सन। उन्होंने फर्स्ट टाइम बजट को रिप्रेजेंट किया था इंडिया में। ईयर था 1860। 1860 के अंदर हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ था। और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट है वो प्रेजेंट किया था नवंबर 26 को इन 1947 बाय फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम सेठी। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसका फर्स्ट बजट कब आया? नवंबर 26 को इन 1947 में। और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बेटा? आर के शनमुखम सेठी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। बजट प्रेजेंट अब 1 फेब को बजट प्रेजेंट होता है। पहले लास्ट डे ऑफ फेब को बजट प्रेजेंट होता था। अगर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बजट की प्रेजेंटेशन डेट, देन वो है 1 फेब। तो बजट जो डिराइव्ड किया जाता है, फ्रेंच का वर्ड है वो गेट से, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है स्मॉल लेदर का ब्रीफ केस। तो पॉपुलर ब्रीफ केस था जो इस साल चेंज करके उसका नाम दे दिया है बही खाता। फाइनेंस मिनिस्टर जो करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन ने। ये बेटा किसने रिप्लेस किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चेंजेस जब भी कुछ होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी जो करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने रिप्लेस कर दिया एक लंबे डिकेड से जो चला आ रहा था ना, ओल्ड ब्रीफ केस यूज टू कैरी द बजट स्पीच। बजट की स्पीच देखने जाने से पहले जो ब्रीफ केस पकड़ के जाता था फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, अब निर्मला सीतारमन ने उसको चेंज करके बना दिया है बही खाता। फर्स्ट पेपरलेस बजट जो आया था वो हुआ था 2021 में, ठीक है बेटा। पहले बजट पेपरलेस नहीं होता था। पेपरलेस बजट स्टार्ट हुआ था 2021 में। फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। यूनियन बजट इन 1970 में हु द फर्स्ट वीमेन टू प्रेजेंट द बजट? मिसिज इंदिरा गांधी हैंडल्ड द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एज एन एडिशनल चार्जेस, ठीक है। तो बेटा इंदिरा गांधी ने उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के जो चार्जेस थे या जो भी काम थे वो भी उस टाइम वो हैंडल करते थे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट को प्रेजेंट किया था। मैक्सिमम टाइम बजट जिस फीमेल ने प्रेजेंट किया उनका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है बेटा। और इन्होंने मैक्सिमम कितना टाइम बजट रिप्रेजेंट किया या बजट प्रेजेंट किया? तो 9 कॉन्जिक्यूटिव बजट्स इन्होंने पेश कर दिए हैं। किसने? निर्मला सीतारमन ने। मैक्सिमम बजट देखो, अगर फीमेल का आए, मैक्सिमम बजट फीमेल ने किसने प्रेजेंट किया है? तो वो है निर्मला सीतारमन। 9 टाइम्स इन्होंने प्रेजेंट किया है। और ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम बजट प्रेजेंट बाय ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो होंगे बेटा मोरारजी देसाई, जिन्होंने यूनियन बजट को 10 टाइम प्रेजेंट किया है। फर्स्ट हिंदी बजट है। Until 1955 बजट वाज प्रिंटेड ओनली इन इंग्लिश। 1955 से पहले बजट सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होता था, लेकिन 1955 के बाद फर्स्ट टाइम हमारा जो बजट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर होने लगा,
ठीक है। हमारा जो ड्रीम बजट है वो पेश किया गया था 1997 को, और उनको किसने प्रेजेंट किया? प्रेजेंटेड बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम इन 1997 यूनियन बजट रिगार्ड एज द ड्रीम बजट बिकॉज इट लेड द रोड मैप फॉर बिग रिफॉर्म्स। 1997 के बजट को इसलिए ड्रीम बजट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोड मैप दिया था रिफॉर्म्स का। ठीक है। लोअर और मैक्सिमम मार्जिनल इनकम टैक्स रेट्स को डिसाइड किया था इंडिविजुअल्स के लिए 40% टू 30%। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ को इन्होंने कम किया था 50% टू 40%। इंडियन पीएम्स हु हैव प्रेजेंटेड द बजट, देखो इंडिया का ऐसा कौन सा पीएम है या कौन कौन से पीएम हैं जिन्होंने पीएम रहते हुए भी बजट को पेश किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेटा फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, 1958 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए पार्लियामेंट में बजट है वो पेश किया था। इंदिरा गांधी ने 1970 में और राजीव गांधी ने 1987 में जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बजट पेश किया था। फिर बात करते हैं ब्लैक बजट की। ब्लैक बजट जो है वो प्रेजेंटेड किया था फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चावन ने इन 1973 में। अब इसको ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बजट में हाई बजट डेफिसिट था 550 करोड़ का जो बजट था, डेफिसिट था इस बजट के अंदर। क्यों था ये? क्योंकि 1970 के अंदर इंडो पाक वार हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, इसीलिए इस बजट को ब्लैक बजट भी कहा जाता है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है ब्लैक बजट किसने दिया, तो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चावन ने। कौन से ईयर में? 1973 में। और ये ब्लैक बजट क्यों है? तो 1971 में इंडो पाक वार हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेफिसिट बढ़ गया था। डेफिसिट था 550 करोड़ का। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनियन बजट 2026 एंड 7 की। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए लोकसभा में। ठीक है। और ये उनका 9th कंसेक्यूटिव बजट स्पीच थी। ये बजट उन्होंने पार्लियामेंट में पेश करने से पहले ये बजट फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया था कर्तव्य भवन में। द बजट इज़ एंकर्ड अराउंड 3 कर्तव्यास ड्यूटी, और बजट के अंदर 3 कर्तव्य ड्यूटी हैं। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट का एस्टिमेशंस एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट इज़ एस्टिमेटेड टू स्पेंड 53,47,315 crore in year 2026-27, 7.7% higher than the revised estimation of 2025 and 26। यानी पिछले साल के एक्सपेंडिचर से इस साल के बजट का एक्सपेंडिचर 7.75% ज़्यादा होगा। रिसिप्ट का क्या टारगेट रखा है इस साल? तो वो है बेटा 36,51,547 करोड़, अबाउट 72% ज़्यादा होगा जो रिवाइज्ड एस्टिमेशन था 2025 और 26 का। जीडीपी का क्या टारगेट रखा है? तो जीडीपी देखिए, गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड किया है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% इन ईयर 2026-27, रियल ग्रोथ प्लस में इन्फ्लेशन। और डेफिसिट का क्या रखा है? देखो, डेफिसिट का टारगेट होता है कि हर साल बजट में डेफिसिट कम हो, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमारा डेफिसिट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। 5.6 से 4.8 आया, 4.8 से फिर वो 4.4 आया। तो इस साल रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा है 1.5% ऑफ जीडीपी। दिस इज सिमिलर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेशन ऑफ
2025-26, उसमें भी 1.5% था जीडीपी का और इसमें भी 1.5% है जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 26-27 में 4.3 ऑफ जीडीपी। देखो लास्ट ईयर था 4.4 और इस साल है 4.3। तो आप देखो कि डेफिसिट का टारगेट होता है डाउन लाने का। रिवाइज्ड में जब भी हम काम करेंगे तो डेफिसिट कम करने के लिए काम किया जाता है। Debt. The central government aims to reduce its outstanding liabilities to around 50% of the GDP by March 2031। 2031 तक उन्होंने टारगेट रखा है कि जो डेप्ट है उसको रिड्यूस करना है अपनी लाइबिलिटीज़ के अराउंड 50%। इन ईयर 2026-27 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ आर एस्टिमेटेड टू बी 55.6% ऑफ जीडीपी। पिलर्स देखें हम ग्रोथ के डेवलपमेंट के, तो सबसे बड़ा जो पिलर है वो है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। उसके बाद है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग। ये पिलर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बजट बनाने से पहले इन पिलर्स को ध्यान में रखा जाता है कि बजट ऐसा हो जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करके रख सके, स्ट्रेंथ बना सके, फाउंडेशन हो हमारी ग्रोथ की, और जो बजट हो वो पीपल सेंट्रिक हो, क्योंकि बजट आम आदमी के लिए बनाया जाता है, आम जनता के लिए बनाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट और पीपल्स जो हैं, आम आदमी हैं, उनके बीच में ट्रस्ट बढ़ सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो बजट है वो बेनिफिशियल रहे, और फिजिकल मैटर्स भी इसमें देखा जाता है। तो ये था हमारे बजट्स के पिलर्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था 3 कर्तव्यास थे, हम फर्स्ट कर्तव्य की बात करते हैं। फर्स्ट कर्तव्य का क्या टारगेट था बजट के अंदर? तो जो फर्स्ट कर्तव्य था उसका टारगेट था असरलेट करना है एंड सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनहांस करना है प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिशन्स एंड बिल्डिंग रिलायंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। तो फर्स्ट जो कर्तव्य है, देखो किसी भी हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, उस ग्रोथ को सस्टेन करना है, अभी यूज़ करना है, आगे फर्दर यूज़ करने के लिए भी उसको स्टोर करके रखना है, और जो ग्रोथ है उसको असलरेट करना है, यानी कि उस ग्रोथ को मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। देखो कभी भी कहीं पे भी कंपटीशन आएगा, वो चीज़ों को और बेटर करना है, तो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिवनेस जो है उसको बढ़ाना है। सेकंड कर्तव्य था वो था फुलफिल करना है एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। जो लोग हैं हमारे, जो पर्सन्स हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट अपने बजट में कुछ इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, उनको स्ट्रोंग बनाना है। ठीक है, स्ट्रोंग पार्टनर्स बनाने हैं इंडिया के पाथ, जो प्रोस्पेरिटी का पाथ है उसके ऊपर। थर्ड कर्तव्य है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। जैसे हमारी गवर्नमेंट बार बार बात करती है, जैसे हमारे बजट का मोटो भी होता है, टारगेट भी होता है कि सब बजट ऐसा हो जिसमें सबका साथ हो और सबका विकास हो। सबका साथ का मतलब बजट सिर्फ एक ही सेक्टर के लिए बेनिफिशियल ना हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के लिए बेनिफिशियल हो, और इससे सबका विकास हो। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, या जो अपर क्लास है, या जो फिक्स्ड वेज्ड सैलरी वाले पर्सन्स हैं, सब लोगों को फ़ायदा हो बजट से। इसीलिए थर्ड कर्तव्य है और विज़न भी है बजट का, सबका साथ और सबका विकास। जो फर्स्ट कर्तव्य था इकोनॉमिक ग्रोथ को असरलेट एंड सस्टेन करने का, उसके लिए 6 इंटरवेंशंस आई थी। फर्स्ट कौन सी है देखिए, स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, बायोफार्मा शक्ति, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस अनाउंस्ड विद एन आउटले ऑफ रुपीज़
10,000 crores over the next 5 years to develop India as a global biopharma manufacturing hub। इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अगले 5 साल तक सरकार 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करेगी। इंडिया को सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0, पहले एक जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो हो चुका, सेकंड जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो भी लॉन्च्ड होगा टू प्रोड्यूस इक्वाइपमेंट एंड मटेरियल्स। ये लॉन्च किया जाएगा, इक्वाइपमेंट और मटेरियल्स है उनको प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, उसका आउटले इंक्रीज कर दिया गया अब 40,000 करोड़। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू बी इस्टेब्लिश्ड। अर्थ कॉरिडोर्स होंगे वो इस्टेब्लिश्ड होंगे, सपोर्ट करेंगे वो मिनरल रिच स्टेट को, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को, प्रमोट करेंगे माइनिंग को, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड जो है वो है रेजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये स्कीम रिवाइव 200 legacy industrial cluster announced to improve their cost, competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation। तो 200 ऐसी लेगेसी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, अनाउंस की हैं, जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी, कम्पिटिटिवनेस है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगी। क्रिएट करना है बेटा चैम्पियन इन SMEs, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ग्रोथ के लिए, MSME के लिए फंड को इंट्रोड्यूस किया है ताकि फ्यूचर में चैम्पियंस और जो इंटरप्राइजेज हैं उनको क्रिएट किया जाए। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है उसको भी एलोकेट किया है विद एडिशनल 2,000 करोड़ to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके रिस्क को कवर करने या उनको मेंटेन करने के लिए एडिशनल खर्च जो है 2,000 करोड़ का वो भी इस बार बजट में एलोकेट किया गया है। डिलीवरिंग ए पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईयर 2026-27 के लिए, उसमें पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया गया है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बेटर बन सके। उसके लिए कितने लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया गया है, देखिए ₹12.2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26-27। और फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कनेक्टिंग होंगे दक्कुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये कॉरिडोर आपस में कनेक्टेड होंगे दक्कन से ईस्ट में और सूरत में से वेस्ट में। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम टू बी लॉन्च्ड, यानी कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च्ड होगी। ठीक है, ये शिफ्ट करेगी फ्रॉम रेल एंड रोड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, शिपिंग फ्रॉम 6% टू 12% बाय 2047 टारगेट रखा है इसके लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए 6 to 12 का। ये कौन से ईयर तक हमें कंप्लीट करना है? ईयर 2047 तक। इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, की हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो स्टेबल हो सके। इसके लिए एक आउटले है एक्सपेंडिचर का 20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर अनाउंस्ड फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सी स्कीम इसके लिए लॉन्च की है एनर्जी की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए? तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए एलोकेशन किया है बजट में 5,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स पर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स अनाउंस्ड होंगे इसमें। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है CER, तो इसका मतलब है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स।
गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिटवीन सिटीज़ एज ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये हमारे हाईली स्पीड रेल कॉरिडोर्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम को ये फॉलो करेंगे। सेकंड कर्तव्य है वो फुलफिल करता है, बिल्ड करता है कैपेसिटी पीपल की। गवर्नमेंट सेट करती है हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट ने देखो, अगर लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ाना होगा। बेटर एजुकेशन बेटर स्किल देगी, बेटर स्किल से ही हमारी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सकती है। क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत, ठीक है। 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स टू बी एडिड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स को ऐड करना है अगले 5 साल में विकसित भारत के अंदर। और ऑरेंज इकोनॉमी, देखो इस बार के बजट में जो मेन पॉइंट रहा है वो ऑरेंज इकोनॉमी का रहा है। हम अच्छे से समझते हैं ऑरेंज इकोनॉमी किनको कहते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी रेफर करता है पार्ट ऑफ द इकोनॉमी डिराइवन बाय द क्रिएटिव कल्चर। जो क्रिएटिव कल्चर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो नए नए कंटेंट को दिखाते हैं, सोशल मुद्दों पे बात करते हैं, किसी बुराई को लेके वो लोग बात करते हैं, तो उस कंटेंट क्रिएटर्स को, उस क्रिएटिव कल्चर को नाम दिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेयर वैल्यूज कम मेनली फ्रॉम आइडियाज, नॉलेज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट रेदर देन फिजिकल गुड्स। तो ऑरेंज इकोनॉमी उनको बोलते हैं बेटा जो कंटेंट क्रिएशंस करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में देखो, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके लिए बहुत सारी कॉलेज में लैब बनाई जाएगी, नई कॉलेज में ओपन किया जाएगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। 15,000 लैब सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेज में ये विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स की जो कंटेंट क्रिएटर्स लैब हैं ये बनाई जाएंगी। ये हमारे बजट में टारगेट रखा गया है। Education, university township to be created in the vicinity of major industrial and logistic corridors through चैलेंज रूट। देखो यूनिवर्सिटी के जो में जो चैलेंज गवर्नमेंट के सामने आ रहे हैं उनको रिमूव करके एक बेटर स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड जो कर्तव्य है हमारा वो है सबका साथ और सबका विकास। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है हम देखते हैं। इंक्रीज़ की है फार्मर की इनकम। भारत विस्तार virtually integrated system to access agricultural resources। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत विस्तार, ए मल्टीलैंग्वेज AI टूल टू इंटीग्रेट द एग्रीस्टैक पोर्टल एंड ICAR पैकेज ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विद AI सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है भारत विस्तार। ये मल्टी लैंग्वेज AI टूल है। एम्पावर, जो एम्पावरिंग है या दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट एक योजना लेके आई है। टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस डिराइवन रोल्स इन IT, और जो AVGC सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, फूड एंड बेवरेज जो सेक्टर्स है, इनके अंदर इनके लिए ये ऑफर्स लेके आई हैं दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगजन कौशल योजना एक योजना लेके आई है जिनके थ्रू इनको काम मिलेगा और इनकी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। कमिटमेंट की है मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर के लिए। गवर्नमेंट ने सेटअप किया है निमहांस 2 इन नॉर्थ इंडिया। गवर्नमेंट टू अपग्रेड नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट। देखो इसकी फुल फॉर्म है निमहांस की, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची तेजपुर एज ए रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट में फोकस किया गया है इसके अंदर
पर वेद्या स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को, गवर्नमेंट टू डेवलप एंड इंटीग्रेट ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रीज कॉरिडोर्स विद ए वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर से कनेक्ट करने के लिए जो ईस्ट कोस्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देखो इस साल के बजट में काफ़ी कॉरिडोर हैं उनको सेटअप किया गया है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के पर्पज़ से और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के पर्पज़ से। क्रिएशन ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द 5 पूर्वोदया स्टेट, जो भी पूर्वोदया स्टेट है 5, उनके अंदर 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन है उनको क्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ 4000 ई बसेस, जिनके लिए 4000 ई बसेस हैं वो भी लगाई जाएंगी। 6th 5 ईयर जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए हम बजट की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये कौन सा बजट था। ये 16th फाइनेंशियल कमीशन था जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है रुपीज़ 1.4 लाख करोड़ स्टेट के लिए इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। और द रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन की, वो चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने टेबल्ड की थी पार्लियामेंट में 1 Feb 2026 को। रिकमेंडेशन विल अप्लाई फॉर द 5 ईयर पीरियड बिटवीन 2026-27 एंड 30 से 31 तक। की रिकमेंडेशन क्या, देखो हमारे जो 16th फाइनेंसियर कमीशंस हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। शेयर देखते हैं स्टेट टू डिविजिबल पूल में सेंटर टैक्स हैं 41% सेंट्रल टू स्टेट में। शेयर है रिमेन अनचेंज रहा है, जो स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट का जो शेयर था 15th फाइनेंस कमीशन में जो था वो सेम 16th में है, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं हुआ है। हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। डेफिसिट ट्रेंड कैसा रहा था, ईयर 2024-25 में 4.8 था, 25-26 में 4.4, 25-26 में 4.4। अब जो डिसाइड हुआ है एस्टिमेटेड वो है 26 और 27 के लिए 4.3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल का और इससे पिछले साल का। रेवेन्यू डेफिसिट 24-25 में था 1.7, 25-26 में 1.5, 25-26 में 1.5 एस्टिमेटेड भी और रिवाइज्ड भी, और इस साल बजट में भी सेम है, अनचेंज रहा है रेवेन्यू डेफिसिट तो 1.5। प्राइमरी डेफिसिट पहले था 4.4, 25-26 में एस्टिमेटेड था 0.8, रिवाइज्ड भी 0.8 और इस साल बजट में एस्टिमेटेड है 0.7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या वो एचटेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रुपीज़ कम फ्रॉम, इंडिया बजट में जो रिसिप्ट है रुपीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रुपीज़ हैं इस साल के बजट में वो आ रहे हैं बेटा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। 24% जो है पैसा हमारा बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आ रहा है। हमारा 21% है वो आ रहा है हमारा इनकम टैक्स से सेकंड नंबर पर, और थर्ड हमारा आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, और फोर्थ हमारा आ रहा है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 15%। उसके बाद हमारा आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, उसके बाद हमारा है यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, उसके बाद कस्टम ड्यूटी हमारा 4%, उसके बाद है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके शॉर्ट नोट आप बनाइए और आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और रुपीज़ गोज़ फ्रॉम, कहाँ कहाँ पर हमारा खर्चा हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में सेकंड नंबर पे हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इसकी एग्ज़ाम में बेटा क्रोनोलॉजी पूछते हैं,
घुमा फिरा के, कभी असेंडिंग ऑर्डर में, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना होगा कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा। फर्स्ट नंबर पे है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट है 20%, और थर्ड नंबर पे है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा डिफेंस 11%। उसके बाद है हमारा 8% पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद है हमारा 7%। 7% दो में है बेटा, एक तो है फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7% है, और अदर एक्सपेंडिचर भी हमारे कितने हैं 7% है। उसके बाद है मेजर सब्सिडीज पे कितना खर्च हो रहा है 6%। उसके बाद सिविल जो पेंशन्स हैं उन पे खर्च हो रहा है 2%। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें बहुत अच्छे से याद करना है। इसको एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जाएगा, कभी असेंडिंग में, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पेपर में आता है। और यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ही पूछते हैं। एक्सपेंडिचर की जो मेजर आइटम्स हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा मेजर खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पे होगा। उसके बाद डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स। इस बार ये चेंज हो गया है, ट्रांसपोर्ट सबसे ऊपर आ गया है, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद होम अफेयर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, उसके बाद एजुकेशन, फिर एनर्जी, फिर हेल्थ, फिर अर्बन डेवलपमेंट, IT एंड टेलीकॉम, कमर्शियल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उसके बाद सोशल वेलफेयर, उसके बाद साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक्सपेंडिचर के मेजर आइटम्स हैं। इन करोड़ में इनको खर्च किया गया, कौन सी जगह पे कितना खर्च किया गया, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। आप इसको क्रोनोलॉजी में याद रखें और कोशिश करें कि फर्स्ट जो 5-6 हैं इनको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि ये भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बजट नया आया है, तो अब आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड अगर उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो बजट से उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो पब्लिक स्पेक्स इंक्रीज किया गया ₹11.2 लाख करोड़ टू 12.2 लाख करोड़। एजुकेशन पे 5 यूनिवर्सिटीज़ टाउनशिप बनाई जाएंगी, क्रिएटेड की जाएंगी इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के लिए जिसके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनेंगी 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। डेफिसिट की बात हम कर चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 1.5 GDP का, रिवाइज्ड जो था उसके ही सिमिलर रखा है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3। VBG रामजी हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन था बजट के अंदर। मनरेगा को रिप्लेस्ड करके बना दिया गया है VBG रामजी एक्ट इन 2026-27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे क्वेश्चन आएगा। एलोकेशन हुआ है ₹30,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन हैज़ बीन एलोकेटेड 670 करोड़ इन 2026-27 में। द विकसित भारत रोजगार योजना हैज़ एन एलोकेशन हुआ है 20,083 करोड़ इन 26-27 में। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। आप देख रहे हो डायरेक्ट टैक्स की पिक्चर, कैसे कैसे ये कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ है। डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का जो 2006-7 के लिए रिवाइज था इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 4.6 और अब एस्टिमेशन है 4.3। रिवाइज था डायरेक्ट टैक्स का 6.8 और अब 2007 66 और 2026 और 27 के लिए जो एस्टिमेशन है वो है 6.9। इनकम टैक्स एक्ट है वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया था 2025 में, कम इनटू इफेक्ट में आ जाएगा अप्रैल 2026 से। जो बना था 2025 में, अब अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स जो एक्ट है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो भी हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड